हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए दो लॉज दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को स्टार्ट किया, जिसमें अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर अपन ने स्टडी किया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है Q के, दैट इज चार्ज के। और हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है IT, दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। Q यहां पर चार्ज है, Q इज चार्ज और जिसकी यूनिट होती है कूलम्ब। ये अपन कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अब Q को अपन खोलकर लिखें तो इसकी वैल्यू होती है IT। यहां पर I है करंट और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अगर साइन को अगर हटाऊं तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा W इज इक्वल टू ZIT। यहां पर W एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। यहां तक अपन लास्ट टर्म तक स्टडी कर चुके थे। अब अपन जानेंगे कि W को किस तरीके से अपन डिफाइन करें। क्लियर? तो आइए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे या कैसे अपन इस इक्वेशन से डेफिनेशन निकालेंगे उसको जानते हैं। देखिए, सपोज लिख लीजिए लेट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अपन ने माना है कि I 1 एम्पियर है और जो करंट पास कर रही है जिस ड्यूरेशन के लिए उसकी वैल्यू है 1 सेकेंड। दैट इज 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए अपन ने सॉल्यूशन में पास किया है। तो अगर इन I और T की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं तो W की वैल्यू आती है W इज इक्वल टू Z। क्लियर? मीन्स सॉल्यूशन के अंदर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करूं तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसकी ही वैल्यू क्या कहलाएगी? Z। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल equivalence is the weight of substance liberated when 1 ampere current is passed, liberated when 1 ampere current is passed through the electrolyte for 1 second, through the electrolyte for 1 second। Is that clear? और किस तरीके से मिल सकता हूं? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, इट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस liberated by the passage of 1 coulomb of electricity, by the passage of 1 coulomb electricity। Is that clear? Okay.
अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान से समझिएगा। ये तो बात हुई खत्म। अब ध्यान से समझिए, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? इसको पूरे को अगर मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू आती है 96500 कूलम, ऑलमोस्ट। क्लियर? और इसी को अपन कहते हैं 1 फेराडे। दैट मीन्स 1 फेराडे मीन्स 96,500 कूलम। इज दैट क्लियर? ओके, तो ऐसे भी लिख सकता हूं 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम इज इक्वल टू Na इंटू इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और कितने इलेक्ट्रॉन है? Na। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा हमेशा। ओके, अब कुछ मैथमेटिकल एक रिलेशन है, अपन निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। 1 फेराडे, ध्यान रखिएगा, 1 फेराडे जो चार्ज है वो डिपॉजिट करता है किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आप 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो इलेक्ट्रोड के ऊपर उस सब्सटेंस का जो मात्रा है जो डिपॉजिट होगी वो किसके बराबर होगी? उस सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। दैट मीन्स 1 फेराडे चार्ज उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मात्रा या क्वांटिटी डिपॉजिट करता है। क्लियर? 1 फेराडे का मतलब क्या हुआ? 96,500 कूलम। क्लियर? तो 1 कूलम्ब चार्ज कितना करेगा? इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 1 फेराडे या 96,500। क्लियर? तो 1 कूलम्ब चार्ज जितना सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वही उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहलाता है। रिमेंबर इट ऑलवेज। क्लियर? तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय एफ। क्लियर? यहां से जेड की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो मुझे मिलेगा W इज इक्वल टू ई डब्ल्यू डिवाइड बाय एफ आई इंटू टी। क्लियर? दिस इज अनदर रिलेशन। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसको और आगे फर्दर मैं इसको अगर एक्सपांड करूं तो क्या कर सकता हूं भाई? W इज इक्वल टू, और मुझे पता है इक्विवेलेंट वेट वी नो, यहां लिख लीजिए वी नो बिकॉज, ऐसे लिख लीजिए बिकॉज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n। क्लियर? अब यहां से ई डब्ल्यू की वैल्यू मैं ऊपर रखूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n इंटू फेराडे इंटू IT। इज दैट क्लियर? दिस इज अनदर रिलेशन। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, तो अब मैं सारे रिलेशंस को एक जगह अगर लिख दूं मैं, W इज इक्वल टू ZIT,
इसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। अल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है भाई? एक तो है W इजिकल टू जेड आई टी, क्लियर, या W इजिकल टू इक्विवेलेंट वेट W डिवाइडेड बाय फेराडे इंटू आई टी, क्लियर, या W इजिकल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500 आई टी, ओके, या W इजिकल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय फेराडे इंटू N इंटू आई टी, क्लियर। ये सब क्या है? इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव्स, क्लियर, ओके। आई टी, या यहाँ पर जो आई टी है इसको Q से भी रिप्लेस किया सकता है सभी फॉर्मूलाज के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके। हेयर, यहां आप लिख लीजिए एक नोट, हेयर, नोट लिख लीजिए, हेयर W क्या है भाई? W है वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड, वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड, वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड, वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड ऑब्लिक, या वेट ऑफ द गैस लिबरेटेड, या क्या है? वेट ऑफ द गैस लिबरेटेड, वेट ऑफ द गैस लिबरेटेड इन ग्राम। इज दैट क्लियर? तो क्या रिलेशन अपने सामने आया है फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे का? W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फेराडे इंटू आई टी, या इस कैसे लिख सकता हूं इसको? मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इंटू फेराडे इंटू आई टी। इज दैट क्लियर? W क्या है अपन देख चुके हैं, और M क्या हो सकता है भाई? ध्यान रख दीजिए, M, देखिए अगर मेटल है तो M क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। क्या है भाई? ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर। और फॉर एग्जाम्पल अगर सिल्वर है तो इसका क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास अपना 108। सपोज सिल्वर डिपॉजिट हो रही है तो सिल्वर का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? अगर सोडियम है तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? M की 23, क्लियर। कॉपर है 63.5, क्लियर। ऐसे ही अब अगर गैस लिबरेट हो रही है तब M क्या है भाई? ग्राम मोलर मास। इट इज ग्राम मोलर मास, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन है तो इसके लिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32। अगर क्लोरीन लिबरेट हो रही है तो इसके लिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 71। अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी M की 2, क्लियर। तो किस तरीके से M की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फॉर्मूले में पुट करनी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। और F क्या है? F it is the electricity in Faraday. It is the electricity in Faraday. It is the electricity in Faraday. That is equal to 96,500
कूलम्ब। आई थिंक इट इज क्लियर। आई पता ही आपको क्या है, इट इज करंट इन एम्पियर, टी इज टाइम इन सेकेंड एंड क्यू इज चार्ज इन कूलम्ब। क्लियर। अब इस फॉर्मूले में अपन जो स्टडी कर चुके हैं वो देखिए आप, W अपन जान चुके हैं, M अपन जान चुके हैं, I क्या है लिख लीजिए चाहो तो आप इसको, I क्या है, करंट इन एम्पियर, करंट इन एम्पियर। क्लियर। T है टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। क्लियर। Q है चार्ज इन कूलम्ब, चार्ज इन कूलम्ब। यहां तक बात हो चुकी अपनी। इसका मतलब इस फॉर्मूले के कौन कौन से पैरामीटर्स अपन देख चुके हैं, W, M, E, I, T, F देख चुके हैं अपन। अब बच रहा है N। देखिए N क्या है, ध्यान से समझिएगा N को। देखिए जो N है इस फॉर्मूले के अंदर वो है N क्या चीज है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट during the formation of 1 mole of substance, during the formation of 1 mole of substance। यहां पे जो बात ध्यान रखने वाली है वो है 1 मोल, इट इज इंपॉर्टेंट, 1 मोल। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 मोल किस तरीके से अपन किसी इक्वेशन में देखेंगे, वो दैट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। क्लियर। इस n की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।